हे एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई आप सभी के? एकदम सब बढ़िया, शानदार। तो आज बारी है क्लास 11th बीएसटी का, यानी कि बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो चाहे आप स्टेट बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हैं, कोई भी बोर्ड के बच्चे हैं, सब स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। और इस वीडियो में यानी इस चैप्टर में मैं 2 पार्ट में पूरे चैप्टर को खत्म करूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो मेरा चैप्टर का नाम हो गया वो क्या हो गया, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस का नेचर है वो कैसा होगा और पर्पस क्या है, कैसे करके बिजनेस होता है, कैसे करके हम लोग बिजनेस करते हैं। तो देखो, सबसे पहला हम लोग एक्टिविटी को समझेंगे कि बिजनेस करते वक्त एक्टिविटी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरा एक्टिविटी है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। क्या क्या? एक इकोनॉमिक और एक नॉन इकोनॉमिक। देखो, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इकोनॉमिक यानी सर इसमें जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो इसमें आएगा, यानी मनी आएगा, और नॉन इकोनॉमिक में मनी नहीं आएगा। ठीक है सर? ठीक है सर। तो इकोनॉमिक में मनी आएगा, तो मनी आया, और इसमें मनी नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म्ड फॉर अर्न अ लिविंग। हम लोग एक इनकम जनरेट करने के लिए कोई भी अगर एक्टिविटी करता है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? फॉर साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेटिस्फैक्शन, सॉरी TION, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, फॉर साइकोलॉजिकल नीड एंड सेटिस्फैक्शन, हम लोगों का सेटिस्फैक्शन के लिए और साइकोलॉजिकल नीड्स के लिए हम लोग क्या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। सर इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जांपल क्या हो सकता है? कोई बिजनेस हो गया, प्रोफेशन हो गया, जैसे टीचर, सीए होते हैं, डॉक्टर, या फिर आप बोल सकते हैं कि एम्प्लॉयमेंट हो गया, कोई अगर जॉब कर रहा है कहीं पे, गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, ये सब हो गया इकोनॉमिक एक्टिविटी। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल हम लोग मंदिर जाते हैं यानी टेम्पल जाते हैं भगवान के पास, तो वहां पे हम लोग कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता हम लोग को वहां जाने के लिए, हम लोग सिर्फ सेटिस्फेक्शन के लिए जाता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन के लिए। ठीक है, या फिर मान लो फॉर एग्जांपल कि मम्मा अपना बेटा को घर पे पढ़ा रही है, तो वो क्या मॉनेटरी बेनिफिट आएगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है नहीं। या पिताजी अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं घर पे, तो मॉनेटरी बेनिफिट है नहीं। समझ गए? तो वो सब आएगा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में। देन आफ्टर क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। किस पे? बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट। तो सर बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में इकोनॉमिक एक्टिविटी को डिवाइड किया गया है। ठीक है सर। अब बिजनेस क्या होता है? देखो, जो बिजनेस है ना, वो वर्ड बिजीनेस से आया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, वर्ड किससे आया है? बिजीनेस। ठीक है, ये बिजीनेस से बिजनेस बना है, जिसका मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग बिजी। हमेशा क्या रहना है? बिजी रहना है। इसीलिए क्या बोलता है इसको? बिजनेस। बिजीनेस से आया है बिजनेस, याद रखिएगा। और प्रोफेशन, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं टीचर, कोई आपको अगर सर्विस दे रहा है जैसे डॉक्टर, तो वो प्रोफेशन है। सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो प्रोफेशन है। और एम्प्लॉयमेंट में जैसे जॉब कर रहा है कोई, गवर्नमेंट जॉब में है, तो वो एम्प्लॉयमेंट है। या तो ईदर गवर्नमेंट जॉब होगा, है ना, ईदर गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब, तो ये एम्प्लॉयमेंट में आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, बेसिस ऑफ डिफरेंस, यानी तीनों के बीच में हम लोग डिफरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखो मोड ऑफ कमेंसमेंट। मोड ऑफ कमेंसमेंट क्या है कि बिजनेस कैसे कमेंस होगा? जब भी एंटरप्रेन्योर का इच्छा हो, सारा फॉर्मेलिटीज हो जाए, तो आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोफेशन में क्या होगा? आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, तब आप प्रोफेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको सर्टिफिकेट तो मिलेगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, वो पढ़ाई कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिला कि हाँ। कोई टीचर है, वो कोर्स कर लिया, आपको सर्टिफिकेट मिला कि हाँ, नाउ यू आर एलिजिबल टू टीच एनीवन। एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा बच्चे? आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है इस पे। ठीक है, तो आप एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट हो गया। नेक्स्ट आता है मेरे पास क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन क्या है? देखो, बिजनेस के लिए क्वालिफिकेशन का जरूरत नहीं होता आपको। अगर प्लस माइनस इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आता है, 2 क्लास का मैथ अगर आता है, तो आप बिजनेस कर सकते हैं। समझ गए? प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन क्या होता है? प्रोफेशन में क्वालिफिकेशन चाहिए होता है।
और एम्प्लॉयमेंट में जैसा एम्प्लॉयर डिमांड करे वैसा। मान लो कि 12th लेवल का जॉब है तो बस 12 तक पढ़ो, एग्जाम दो, जॉब लो। अगर ग्रेजुएशन लेवल का जॉब है तो ग्रेजुएशन तक पढ़ो, एग्जाम दो और जॉब लो। समझ गया? ठीक है सर। नेक्स्ट है नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में हर एक टाइप का होता है वर्क, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ही बिजनेस कर सकते हैं। बिजनेस का एक टाइम पे काफी तरह का बिजनेस आप कर सकते हैं। प्रोफेशन में क्या होता है, आपको ट्रेनिंग और एक्सपर्टाइज का जरूरत होता है, यानी आपको एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, नेचर ऑफ वर्क में, एम्प्लॉयमेंट में होता है जैसे कॉन्ट्रैक्ट में बताया गया है, यानी जब एम्प्लॉयमेंट आपको जॉब मिलेगा ना तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होगा जिसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप जब क्लास 12th पढ़िएगा बीएसटी तो एक चैप्टर में आप लोगों को ये बताया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल के लिए भी समझ लो कि जो नेचर वर्क है एम्प्लॉयमेंट के केस में, जिस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होगा उस टाइप का आपको जॉब करना है। देन मेरा आता है बेसिस रिवार्ड एंड रिटर्न। देखो बिजनेस में रिवार्ड प्रॉफिट मिलता है, प्रोफेशन में फीस मिलता है, फीस मिलता है, और एम्प्लॉयमेंट में सैलरी, वेजेस, रेम्युनरेशन ये सब मिलता है। ठीक है सर। नेक्स्ट आता है मेरा क्या, कैपिटल। अब ये सर कैपिटल क्या होता है? फॉर एग्जांपल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूंजी यानी कैपिटल का जरूरत होता है। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जिस टाइप का बिजनेस आपका, आपको उस टाइप का क्या कैपिटल का जरूरत होगा। प्रोफेशन में लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल जरूरत होता है, और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, नो कैपिटल नीडेड, कोई कैपिटल का जरूरत नहीं होता है। अगर आपके पास नॉलेज है, आप पढ़ाई कर चुके हैं, आप अगर एलिजिबल है तो एग्जाम आप क्लियर करके आप जॉब पे डायरेक्ट जा सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है मेरा क्या, मोटिव। मेरा मोटिव क्या है? बिजनेस में मेरा मोटिव है टू अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। प्रोफेशन में क्या है, इनकम जनरेट करना यानी फीस, और एम्प्लॉयमेंट में क्या है, सैलरी और वेजेस। नेक्स्ट एंड लास्ट बेसिस बचता है मेरा क्या, रिस्क। ये रिस्क क्या होता है? देखो जो बिजनेस में है वो रिस्क जो है वो इरेगुलर है और अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है बिजनेस में। अगर अभी 1 घंटा पहले प्रॉफिट हुआ तो हो सकता है 1 घंटा बाद मेरा लॉस हो जाए। समझ गया? तो इसीलिए जो बिजनेस का रिस्क होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलर एंड अनसर्टेन। नेक्स्ट है प्रोफेशन। देखो प्रोफेशन में रेगुलर और सर्टेन रिस्क होता है, इसमें मतलब पता होता है कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। समझ गए? और एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, नो रिस्क इन्वॉल्व, कोई रिस्क ही नहीं होता है। तो बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? कोई भी परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं, ठीक है। तो ये मेरा था क्या, बेसिस ऑफ डिफरेंस। देन हम लोग अब बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, कि बिजनेस एक्टिविटीज को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है। जरा गौर फरमाइएगा कि इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। देखो एक बात बताओ, इंडस्ट्री क्या होता है सर? कोई भी अगर सामान को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको प्रोसेस कर रहे हैं। प्रोसेस मतलब, प्रोसेसिंग मतलब होता है कि एक एक स्टेज के वो गुजरेगा तब जाके वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है और हम लोग उसको कंज्यूम करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री। एंड कॉमर्स क्या होता है ना, एक अभी आसान भाषा में हम समझाए तो गुड्स और सर्विस का जो एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टर्म्ड एज कॉमर्स। उसी को हम लोग कॉमर्स कहते हैं, ठीक है। और बिजनेस क्या होता है, बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। बिजनेस इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स का हेल्प से ही चलता है। अगर कॉमर्स होगा इंडस्ट्री नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा, और अगर इंडस्ट्री होगा और कॉमर्स नहीं होगा यानी एक्सचेंज नहीं होगा, सेल नहीं होगा, तो बिजनेस नहीं होगा। समझ गए? मतलब अगर एक है एक नहीं तो बिजनेस नहीं हो सकता है, बस इसका मतलब यही है, ठीक है। अब इंडस्ट्री में ना 5M का जरूरत पड़ता है। 5M क्या क्या? देखो, मेन, मशीन, मार्केट, मटेरियल एंड मनी। पैसा चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मार्केट चाहिए बेचने के लिए, मशीन चाहिए गुड्स बनाने के लिए, और मेन चाहिए मशीन को चलाने के लिए। समझ गए? समझ गए। अब देखो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज को कैसे क्लासिफाई किया गया है, यहां तक क्लियर है? सारा चीज क्लियर है? देखो सबसे पहला क्या है, प्राइमरी इंडस्ट्री, देन आफ्टर सेकेंडरी इंडस्ट्री, एंड द लास्ट एंड थर्ड वन इज योर टर्शियरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जो प्राइमरी गुड्स होता है यानी रॉ मटेरियल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, प्रोसेस करके हम उसको रॉ मटेरियल्स का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा है मैंने क्या, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन करते हैं, रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। जेनेटिक इंडस्ट्री में इसका मतलब होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होता है उसका यूज से जो हम फर्दर प्रोडक्शन करने वाले हैं, जो फर्दर प्रोडक्शन प्रोसेस में जो प्लांट्स और एनिमल्स यूज होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेनेटिक इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री में एक्सट्रैक्शन और जेनेटिक इंडस्ट्री याद रखिएगा।
देन आफ्टर क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी में क्या होता है ना कि जो भी रॉ मटेरियल प्राइमरी स्टेज में मेरा आ चुका है उसका यूज करके अब हम फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। क्या बोले, जो भी प्राइमरी इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स आ चुका है, रॉ मटेरियल आ चुका है, उसका यूज करके अब हम फाइनल प्रोडक्ट्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो शुगर केन होता है ना बच्चे, शुगर केन, ये शुगर केन प्राइमरी इंडस्ट्री का एग्जांपल है, और इसी शुगर केन से अगर शुगर बना रहे हैं हम लोग तो ये शुगर क्या है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का एग्जांपल हो जाता है। यहाँ पे समझ गया। यहाँ पे क्या है देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री यानी कि रॉ मटेरियल का यूज करके जब हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं फिनिश्ड गुड्स का, उसको हम लोग रखेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में। एंड देन आफ्टर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का मतलब होता है जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ब्रिजेस, ये सब, वो सब को रखेंगे हम लोग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जिसमें हम लोग क्या ब्रिज, रोड्स, ये सब बनाते हैं। ठीक है। अब बात करेंगे टर्शियरी इंडस्ट्री का। टर्शियरी इंडस्ट्री क्या करता है ना, सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये दोनों इंडस्ट्री को, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को अगर सपोर्ट चाहिए होता है तो वो किससे मांगता है, टर्शियरी इंडस्ट्री से मांगता है। क्यों मांगता है, क्योंकि टर्शियरी इंडस्ट्री को हम लोग क्या कहते हैं पता है, ये सर्विस सेक्टर यानी सर्विस इंडस्ट्री। क्यों, क्योंकि टर्शियरी इंडस्ट्री सर्विस देता है, सपोर्ट देता है किसको, प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री को। समझ गया बब्बू, वेरी गुड। अब आ जाओ, अब जो टर्शियरी इंडस्ट्री है वो चार पार्ट पे है। देखो, एक एनालिटिकल इंडस्ट्री, दूसरा है सिंथेटिक इंडस्ट्री, तीसरा है मेरा प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, एंड देन आफ्टर असेंबलिंग इंडस्ट्री। तो सर ये एनालिटिकल इंडस्ट्री होता क्या है? एनालिटिकल इंडस्ट्री होता है कि बेसिक रॉ मटेरियल को हम एनालाइज और सेपरेट करते हैं। क्या बोले, जो बेसिक रॉ मटेरियल होता है ना उसको एनालाइज करके हम सेपरेट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो क्रूड ऑयल है। अब ये क्रूड ऑयल पता है अगर आप सेपरेट करेंगे ना तो बहुत सारा फिनिश गुड्स बनता है इससे। क्या क्या पता है, पेट्रोल, डीजल, ये सब बनता है क्रूड ऑयल से। तो ये है एनालिटिकल इंडस्ट्री। देन आफ्टर मेरे सिंथेटिक इंडस्ट्री। सिंथेटिक इंडस्ट्री में होता क्या है कि 2 और मोर देन 2 रॉ मटेरियल्स आर एंगेज टू मैन्युफैक्चर्ड अ प्रोडक्ट। अगर 2 या 2 से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज होकर के एक प्रोडक्ट बना रहा है तो देन इट इज कॉल्ड सिंथेटिक इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल सोप बनाने टाइम पे, सोप बनाते वक्त काफी सारे केमिकल का यूज होता है तो उसको कहेंगे सिंथेटिक इंडस्ट्री। वेरियस केमिकल्स आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर सोप। नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना कि जो रॉ मटेरियल है जो कि प्राइमरी स्टेज में आ चुका है उसको हम लोग वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन में डाल के फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर केन, इस शुगर केन को काफी सारा स्टेजेस से गुजरना पड़ता है शुगर बनने के लिए। समझ गए, तो उसको हम लोग रखेंगे किसमें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में। देन आफ्टर बात करेंगे हम लोग क्या, असेंबलिंग इंडस्ट्री। असेंबलिंग इंडस्ट्री में क्या होता है ना, बहुत सारा अगर रॉ मटेरियल मिल करके एक सामान बना रहा है असेंबल हो करके तो उसको कहेंगे असेंबलिंग इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल जैसे ऑटोमोबाइल, क्या होता है, ऑटोमोबाइल्स, ठीक है, या ऑटोमोबाइल्स आप बोल सकते हैं या टीवी इंडस्ट्री बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि अलग अलग पार्ट्स को हम लोग मिला करके कंबाइंडली एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं। समझ गए, तो ये था क्या, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज का क्या पार्ट। अब बात करते हैं रोल ऑफ कॉमर्स। देखो लाइफ में कॉमर्स का एक काफी बड़ा रोल है, ठीक है, लाइफ में कॉमर्स का काफी बड़ा रोल है क्योंकि अगर इकोनॉमी है और वो चल रहा है तो विद द हेल्प ऑफ बिजनेस, और बिजनेस का मतलब ही कॉमर्स है क्योंकि यहाँ पे लिखे है बिजनेस इज इक्वल्स टू इंडस्ट्री प्लस कॉमर्स। ठीक है, अब देखना जरा कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो मेरा क्या है, हिंड्रेंस ऑफ पर्सन। ये हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट यानी ऑब्स्टिकल। तो हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, ये हिंड्रेंस ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है, अच्छा पर्सन के बीच में, एक दूसरे के बीच में कांटेक्ट का कमी होगा, कम्युनिकेशन का कमी होगा, ठीक है, कोई अपना आइडियाज को एक्सचेंज नहीं कर पा रहा है, इसीलिए ये वाला वर्ड आया हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, पहला पॉइंट कॉमर्स का पहला दिक्कत। दूसरा क्या है, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। इसको प्लेस को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफिकल सेपरेशन बिटवीन बायर एंड सेलर। मान लो कि बायर दूसरी जगह पे, सेलर दूसरी जगह पे है, तो जियोग्राफिकल सेपरेशन है, सेपरेट हो गए दोनों, इसलिए ये दिक्कत का सामना करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है, देखो हिंड्रेंस ऑफ टाइम। हिंड्रेंस ऑफ टाइम का मतलब होता है कि प्रोडक्शन से लेकर के कंजम्पशन के बीच में अगर टाइम गैप काफी ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जून महीना में, जून मंथ में मैंने प्रोडक्शन किया
और वो आपको कंज्यूम करते करते अगस्त हो गया, तो बताओ कितना टाइम गैप है, जून जुलाई अगस्त, ठीक है, तो कितना टाइम गैप है, तो इसको कहते हैं हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब बोलिएगा सर ये टाइम जो गैप है इसको तो ठीक करना है ना सर, तो कैसे करके ठीक करेंगे, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। आप अगर पहले से स्टोरेज होता, आपका कोल्ड स्टोरेज होता, तो आप वहां पे सामान को रख सकते थे, और जब डिमांड होता मार्केट में तो आप उसको सप्लाई कर सकते थे, तो क्या होता कि हिंड्रेंस ऑफ टाइम जो है वो नहीं होता। समझ गए। तो अगर कोई पूछे कि टाइम का हिंड्रेंस को कैसे खत्म किया जा सकता है, तो बता देना विद द हेल्प ऑफ स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज। वेरी गुड। नेक्स्ट क्या है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। ये रिस्क क्या होता है, फॉर एग्जांपल गुड्स होता है, मान लो कि फायर हो गया, आग लग गया, चोरी हो गया, तो ये तो रिस्क है। अब सर बोलिएगा कि इस रिस्क जो है हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, सामान में आग लग गया या सामान चोरी हो गया, तो बताइए सर रिस्क को कैसे करके मेंटेन करेंगे, तो रिस्क को आप कैसे करके मेंटेन कीजिएगा, विद द हेल्प ऑफ इंश्योरेंस ऑफ गुड। अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो ये वाला प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, पैसा का दिक्कत। देखो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस, बिजनेस करने के लिए कैपिटल का जरूरत होता है, और कैपिटल मतलब पैसा। अगर पैसा नहीं होगा तो आप बिजनेस करने एबल नहीं होंगे, आप बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अब सर ये लैक ऑफ फाइनेंस यानी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस कैसे करके मैनेज होगा, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन यानी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है आप वहां पे जाकर के बात कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा क्या है, हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो कोई भी सेलर आपको चीट कर सकता है, और अगर सेलर के पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप हर एक सेलर को चीट कर सकते हैं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के कारण मार्केट में क्या होता है, कभी बायर को चीट किया जाता है सेलर के द्वारा, और कभी सेलर को चीट किया जाता है बायर के द्वारा। अब बोलिएगा सर ये जो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको कैसे करके ठीक करें, विद द हेल्प ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अगर हर एक प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट होगा, हर एक प्रोडक्ट का दाम पता होगा, प्राइस पता होगा, तो ना ही आप कभी चीट किए जाएंगे सेलर के द्वारा, और ना ही सेलर कभी चीट किया जाएगा आपके द्वारा। समझ गए। तो ये था रोल ऑफ कॉमर्स, ये था हिंड्रेंस, और कैसे कैसे करके ठीक होगा, टाइम में वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, रिस्क में इंश्योरेंस, फाइनेंस में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और इंफॉर्मेशन में एडवर्टाइजिंग। समझ गए। तो ये था क्या, पार्ट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 का नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स क्या होता है, बिजनेस रिस्क क्या होता है, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क क्या होता है, ये सब के बारे में। तो टिल देन बाय बाय, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।